मैं बहस में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं सभी मेहमानों को कि अमित शाह पर जयराम रमेश के दावे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या जवाब दिया है। राजीव कुमार ने कहा है कि शक का कोई इलाज नहीं है। सुनिए उनकी बात। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। भाई अजय उपाध्याय जी, राजीव कुमार जी की बात आपने सुनी होगी और ये साफ तौर पर जवाब केवल जयराम रमेश के लिए नहीं है बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए है और इसी का हवाला देते हुए इसे उन्होंने फेक नैरेटिव बताया है। राजीव कुमार जी के उन सारे स्टेटमेंट को हम लोग सुने जब चुनाव की घोषणा हुई थी, जिस दिन पहला दिन, उस दिन भी उनका पूरा स्टेटमेंट था। इन्हीं के नेतृत्व में जो एक चुनाव आयोग ने अपने इस्तीफे दिए, दूसरा ज्वाइन एक सप्ताह पहले किया, ये भी देखा। जो चुनाव 2014 तक 2004 तक जो 22 और 20 दिन में होता था, 42 दिन का चुनाव हो रहा है और जो आंकड़े पहले दूसरे फेज के आने थे वो 11 दिन लगे इन्हीं के समय में। इसलिए पूरा देश देख रहा है कि फेक नैरेटिव कौन चलवा रहा है और कौन चलाने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि वो कहते हैं फेक नैरेटिव, तो जहां तक बात आपने शिकायतों को है, यदि शिकायत हमने दर्ज की है तो उसका निवारण होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तोहमत नहीं लगाई जाती है, उसका ये रिजल्ट नहीं दिया जा सकता कि हमने आपको माना कि आप चुनाव आयुक्त हैं, आपके यहाँ हम ले जाकर के और अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, तो शंका और शिकायत को आपको दूर करने का ये आपकी ड्यूटी बनती है। यदि गलत है तो उसको स्पष्ट कर दीजिए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यदि आप अपनी बात रख रहे हैं तो ये किसके इशारे पर रख रहे हैं, जबकि अभी चुनाव का कल काउंटिंग होना है। ये भी दर्शा रहा है कि विपक्ष को किस तरह आप कहीं ना कहीं दबाव में लाने का, और ये फिर मैं कह रहा हूं कि अधिकारियों को दबाव में लाने का, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चलाने का काम चुनाव आयोग समेत सत्ता पक्ष कर रहा है, यह स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा, लेकिन आप ये नहीं मानते अजय उपाध्याय जी कि आप इन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्ष को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बीइंग अ विपक्ष कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों के दबाव में है? आप सबसे बड़ी पार्टी हैं विपक्ष के अंदर, आप एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी हैं विपक्ष के अंदर, लेकिन फिर भी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आप पर दबाव बनाए हुए हैं, आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। जब आपने 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया, तब इसी मतभेद के चलते आपका गठबंधन टूटा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और लिहाजा आपने इस बार किसी को फेस नहीं बनाया। हालांकि इशारा जरूर आपने किया है कि जो सबसे ज्यादा पार्टी वोट लाएगी प्रधानमंत्री उसी का होगा, और सबसे ज्यादा सीटों पर आप लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा सीटें आप जीतेंगे भी। तो दबाव तो आपकी ऊपर क्षेत्रीय पार्टियां बना रही हैं, आप इल्जाम बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। देखिए अनुराग जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से आप पत्रकारिता जगत में रहे हैं। 2004 का चुनाव आपने देखा है, उससे पहले भी कई चुनाव आपने देखे हैं। कई जब बार ऐसी परिस्थिति है जब भारतीय राजनीति में, संघवाद की राजनीति में, जो गठबंधन की राजनीति है उसमें चेहरा कोई नहीं होता है, लेकिन चुनाव के बाद जनता जिसको ज़्यादा बहुमत देती है, जिस विंग को, जिस गठबंधन को, उसके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके चेहरा भी बनाया जाता है। ऐसा हुआ है, 2004 में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, और मुझे लगता है कि 2014 का जरूर चेहरा दोनों लोग थे, लेकिन उस समय भी सहमति पार्टियों के अंदर बनाने की प्रयास हुए थे। अब बात आती है कि हमारे अंडर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का मामला। हमारे अंदर राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और भी कई पार्टियां हैं, और क्षेत्रीय पार्टियां भी है। यही तो भारत का सर आम आदमी पार्टी क्षेत्रीयता का भाव भी और अभी तो ये भी तय नहीं है एक साथ लेकर। मैं तो जानता, मुझे तो लग रहा था कि कांग्रेस के बाद अगर किसी में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने की तो वो आम आदमी पार्टी है, लेकिन अब मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता। देखिए अनुराग भाई, देखिए अनुराग जी, ये देखिए तो जनता मालिक है ना, जनता तय करती है, जनता वोट देती है, हम उनके विवेक पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाएं। और जो प्रोसीजरल बात अभी हो रही है, मुझे लगता है भाजपा के साथी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं प्रेम जी, वो भी पत्रकार से राजनीति में आए हैं,
उनको भी ये बात समझना ही है और समझते अच्छा, ही हैं लेकिन कि एक बात है परिस्थितियों के घनश्याम कारण तिवारी जी, उन्हें ये बात कि समझ बड़ी है संभावनाएं आम कि आदमी लोकतंत्र पार्टी में अजय जो उपाध्याय शंका देख रहे समाधान हो, हैं, उसका समाधान लेकिन होना चाहिए। आपने और अजय उपाध्याय जी ने मिलकर, सपा और कांग्रेस ने मिलकर दिया कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में उस आम आदमी पार्टी को। यह बड़ा अन्याय, बड़ी नाइंसाफी कर दी आपने। पार्टी तो आप उन्हें राष्ट्रीय मान रहे हैं, लेकिन दिया आपने कुछ नहीं उनको, बड़ी नाइंसाफी कर दी है उनके साथ। अनुराग जी, ये चर्चा के लिए अच्छी टिप्पणी है, लेकिन मूल बात पे आते हैं। कल देश के इतने बड़े चुनावों का परिणाम आने वाला है। इस चुनाव आयोग ने किसके सलाह से इस भरी गर्मी में, जहां पे सैकड़ों लोग मर गए हैं, जो मतदान कर्मी हैं वो मरे हैं, वोटर मरे हैं। मैं खुद 47 डिग्री में जब मैं वोट डालने गया तो मैंने देखा महिलाएं वहां पर, गांव में जिस बूथ पर मैं था उस बूथ पर महिलाएं बेहोश हो रही थीं। तो चुनाव आयोग का ये कहना कि हमसे गलती हो गई, ये गलती एक खूनी गलती है। किसकी सलाह पे किया गया, ये सवाल देश के लोकतंत्र में मीडिया को पूछना चाहिए। क्या ये मजबूरी थी या ये जरूरत थी? पहली बात। दूसरी बात, मैं जब चुनाव आयोग की टिप्पणी पे की, फेक नैरेटिव, कुछ लोग मानते हैं मोदी जी की डिग्री असली है, कुछ लोग मानते हैं फेक है। ठीक है, इसमें फेक नैरेटिव क्या है लोगों को चुनने दीजिए, लेकिन सच क्या है? संभल में मीडिया ने दिखाया कि जब जो लोग मतदान के लिए लाइन में खड़े थे, पुलिस लाठी मार रही थी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक और लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसने ईवीएम पे 8 बार वोटिंग की, उसने अपना वीडियो बनाया। ये जितनी बार भी इस तरह के कंप्लेन आते हैं बेईमानी के, ये सरासर बेईमानी के प्रशासन द्वारा या लोगों द्वारा बेईमानी की कंप्लेन, ये सारे कंप्लेन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के क्यों होते हैं? तो इसीलिए अगर चुनाव आयोग बोले कि ये देखिए हमारे पास 500 कंप्लेन आए, इसमें 400 कंप्लेन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, तो सवाल चुनाव आयोग से होता है, फेक नैरेटिव कहने से आंकड़े झुठलाए नहीं जा सकते। ट्विटर से लेकर के मीडिया, डिजिटल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के चुनाव आयोग के कंप्लेन रजिस्टर में ये कंप्लेन्स हैं। ये आज हालत ऐसी है कि राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने प्रत्याशियों से कह रही है आप सतर्क रहिए। जैसे कल रिजल्ट नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो है चोरी करने वाली है। इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश की सबसे बड़ी पार्टी स्वयं को दावा करने वाली, उसके ऊपर हर कोई इस तरीके से आतंकित है कि ये चुनाव चोरी कर लेंगे। अब बेईमानी का परचम लहराने वाली पार्टी के खिलाफ जनता खड़ी है। ये दुखद है कि इस चुनाव आयोग के सामने सबके हाथ में मोबाइल होने के बावजूद देश के हर लोकसभा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है उसे कहना पड़ रहा है आप सतर्क रहिए, आपके द्वारा चलिए, मेरे पास समय की कमी है, आपके सवाल का जवाब किया गया वोट चोरी किया जा सकता है। प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम तिवारी मान तो रहे हैं कि फेक नैरेटिव से जनता का फैसला नहीं बदला जा सकता, लेकिन कल अगर जनता का फैसला इनके पक्ष में नहीं आया तो फिर ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ करके जनता का फैसला नकार भी देंगे। ये बकरी चोरों की पार्टी इसी तरह की चोरकटई बड़ी बातें करती है। अभी भी चोरी के केस में, हाँ बकरी चोर की पार्टी भाई, उनके ऊपर केस है बकरी चोरी का आजम खां पे, और आजम खां इनके नेता हैं। वो भी उन पर जो है डकैती का 10 साल का भी मुकदमा उन पे लगा और सजा हुई है। प्रेम शुक्ला के ऊपर किसी का घर कब्जा कर लिया, उन्हें कैसा लगेगा? समाजवादी पार्टी के अगर कोई प्रेम शुक्ला मेरे को कोई केस नहीं, मेरी चुनौती है, कोई केस नहीं, चुनौती है। मैं पनिशमेंट बता रहा हूँ, मैं पनिशमेंट है मेरे पे, कोई चोरी का केस नहीं है, चुनौती देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं सकता ना, कहीं नहीं सकता है, मैं तो सजा याफ्ता है। ये पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया भाई, इनका दिमाग खराब हो गया। ऐसी बातें मत कहिए कि लोग आपको शक करने लगे कि आप नशा करके आते हैं। ऐसी बातें मत कहिए कि लोगों को शक हो जाए कि आप नशा करके आते हैं। आजम खां सजा ऐसी बातें मत कहिए कि लोग शक करने लगे कि आप नशा करके आते हैं। बताया करो मित्र, अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, मेरी डिबेट का समय खत्म हुआ। जी न्यूज़।